नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। और सबसे पहले वो खबर जो महामारी के इस वक्त में हमारे, आपके और सबके लिए जरूरी है। डीसीजीआई ने मॉडर्ना के कोविड-19 टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मतलब यह कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और हथियार मिल गया है। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। लहर परवार, मॉडर्ना भी तैयार। मॉडर्ना की वैक्सीन को डीसीजीआई से मंजूरी, आएगी तीसरे चरण के टीकाकरण में तेजी। कोरोना की लड़ाई, चौथी वैक्सीन आई। This vaccine is potentially available, will be available. कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, ट्रायल कोई नहीं। मतलब ये कि देश में अब कोरोना पर चौतरफा वार होगा। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद अब बाजार में मॉडर्ना की वैक्सीन भी आने वाली है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। सिप्ला अब इस वैक्सीन का आयात भारत में कर सकेगी। ये जो लाइसेंस मिला है, ये पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए न्यू ड्रग की परमिशन आपको मिल गई है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो गया है। अब इसके बाद जो अगले स्टेप हैं वो कंपनी करेगी। उसके जो भी प्रोसेस है वो सिंपल से प्रोसेस है, उनको खत्म करेंगे प्रोसेस। उसके बाद ये वैक्सीन इंपोर्ट हो सकता है। अब सवाल है कि मॉडर्ना को भारत में लाने का अगला प्रोसेस क्या है। तो जान लीजिए कि अगली प्रक्रिया है ब्रिज ट्रायल की। माना ये जा रहा है कि सिप्ला को देश में 100 लोगों पर ब्रिज ट्रायल की शर्त पूरी करनी होगी, जो कि बेहद आसान है, क्योंकि इससे पहले विदेशी वैक्सीन को भारत में अप्रूवल देने से पहले 1500 से 1600 लोगों का ट्रायल करना जरूरी था। लेकिन 15 अप्रैल को सरकार ने पॉलिसी में बदलाव कर इसे 100 लोगों तक सीमित कर दिया। मतलब ये कि अगर ब्रिज ट्रायल की शर्त पूरी हो जाए तो फिर मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत आने में देर नहीं लगेगी। आइए अब आप अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की रख रखाव के बारे में समझ लीजिए। मॉडर्ना वैक्सीन है, उसको अगर मीडियम टर्म में रखना है सेफ, तो -20 डिग्री पे 7 महीने तक ठीक रहता है। लेकिन अगर हम उसको 2 to 8 डिग्रीज पे रखते हैं, जैसे फील्ड में ले जाके नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस में रखते हैं, तो 1 महीने तक उसमें ये रह सकता है। इसलिए इसको आगे फील्ड में ले जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल इश्यू नहीं है। हमारा कोल्ड चेन का जो सिस्टम है इसको अच्छी तरह से संभाल लेगा। मॉडर्ना को भारत में पहली इंटरनेशनल वैक्सीन कहा जा रहा है, क्योंकि ये सीधे इंपोर्ट होगी, देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। बता दें कि भारत में मॉडर्ना की 2 डोज लगेगी। साथ ही जल्द ही फाइजर को लेकर भी डील फाइनल होने वाली है। यानी फाइजर को मंजूरी मिलने के बाद भारत में वैक्सीन की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबर तो समझिए। दरअसल वैक्सीनेशन में भारत ने रिकॉर्ड कायम किया है। भारत कोरोना वैक्सीन की सबसे अधिक डोज देने वाला देश बन गया है। अब तक 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। भारत की आबादी ज्यादा है, इसलिए टीकाकरण में उसकी चुनौतियां भी बड़ी हैं। भारत में तकरीबन 94 करोड़ की आबादी को टीका लगाना है। अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। मतलब अभी 62 करोड़ लोगों को टीका लगना है। यानी देश में दोनों डोज के हिसाब से 124 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। इसलिए भारत का जोर वैक्सीनेशन की उपलब्धता पर है, वैक्सीन की उपलब्धता पर है। मॉडर्ना पहली ऐसी इंटरनेशनल वैक्सीन है जो पूरी तरह तैयार होकर विदेश से आएगी। देश को मिलने वाली ये चौथी वैक्सीन है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक को भी मंजूरी मिल चुकी है और चौथी वैक्सीन आने के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार में और तेजी आएगी। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल न सिर्फ दरभंगा बल्कि बाकी हिस्सों में भी धमाकों की साजिश पिछले साल 2020 में ही रची गई थी और इस साजिश के पीछे आईएसआई के हाथ होने का भी पता चला है। दरभंगा ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा। 2020 में ही रची गई थी धमाकों की साजिश। आईएसआई ने किया था स्लीपर सेल का इस्तेमाल। सीएए के बहाने मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम ब्लास्ट के 12 दिन बीत चुके हैं। इन 12 दिनों में ब्लास्ट की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए को ब्लास्ट के पीछे की साजिश के बारे में
पता चला है। खुलासे के मुताबिक दरभंगा ब्लास्ट के साथ साथ हाल के महीनों में देश भर में हुए धमाकों की साजिश 2020 में रची गई थी। दरभंगा ब्लास्ट में 2 स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया गया था। पिछले साल सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया। आईएसआई के लिए काम करने वाले मोहम्मद इकबाल मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश करता था। मुस्लिम बच्चों को विरोध प्रदर्शन के दौरान रिक्रूट किया गया। स्लीपर सेल्स की मदद से ब्रेन वॉश के बाद रिक्वायरमेंट किया गया। खबर है कि 60 मुस्लिम बच्चों को इसी दौरान रिक्रूट किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़े पैमाने पर ब्रेन वॉश हुआ है। कैराना से गिरफ्तार 2 संदिग्ध सलीम, कफील और हाजी कसीम भी 2020 में मुजफ्फरनगर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रेन वॉश कर रिक्रूट किए गए थे, जिसके बाद हाजी कासिम और सलीम 2020 में स्लीपर सेल का हिस्सा बने थे। अब तक की जांच से साफ है कि दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के पीछे सीमा पार से आईएसआई की साजिश थी। न सिर्फ दरभंगा बल्कि देश भर में धमाकों की साजिश रची गई थी। सवाल है कि कभी आतंकियों पर पनाहगार रहा दरभंगा एक बार फिर से आतंकियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। क्या दरभंगा मॉड्यूल को फिर सक्रिय कर पूरे देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? अमित कुमार, न्यूज़ 18। और अब खबर तो समझिए, दरभंगा का ब्लास्ट जरूर छोटा था लेकिन साजिश इसके पीछे की बहुत ही बड़ी थी। दरभंगा मॉड्यूल से भी बड़ा मॉड्यूल खड़ा करने का प्लान था। दरभंगा ब्लास्ट में 2 स्लीपर का इस्तेमाल हुआ था और यह खुलासा हुआ है स्लीपर सेल आतंकियों का वो दस्ता होता है जो आम लोगों के बीच आम लोगों की तरह रहता है और इसलिए स्लीपर सेल की पहचान बहुत मुश्किल होती है। स्लीपर सेल तमाम तरह की सूचनाएं जुटाते हैं और फिर हैंडलर का आदेश मिलते ही हरकत में आ जाते हैं। चिंता की बात यह है कि साजिश में मुस्लिम बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा था। बच्चों के जरिए यह साजिश रची जा रही थी। जिस सुफियान का नाम आ रहा है वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है। जाहिर है दरभंगा से बड़ी साजिश का प्लान था, इसलिए एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और एनआईए की जांच में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। बिहार में नक्सलवाद पर नकेल की कोशिशों का नतीजा लगातार बेहतर हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के हिसाब से राज्य के 6 जिले नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। अब सिर्फ 10 जिलों में ही लाल खतरा कायम है। जो जिले बाहर हुए हैं वहां अब क्या होगा, उसके लिए पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जिस नक्सलवाद से बिहार कभी खौफ के साए में था, जिस नक्सलवाद ने बिहार के विकास की रफ्तार को रोक कर रखा था, उस नक्सलवाद के पैर अब बिहार से उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे अभियान और कोरोना संकट की वजह से बिहार में नक्सली गतिविधियों में लगातार कमी आई है। इसी के साथ नक्सलियों का इलाका भी घटा है। बिहार के 6 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बिहार गृह विभाग और डीजीपी को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी गई है। जो 6 जिले नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं वो है अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा। 3 साल पहले यानी 2018 में भी बिहार के 7 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। इस फैसले के बाद सूची से बाहर आने वाले जिलों को सुरक्षा संबंधी खर्च योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की घटनाओं के आधार पर श्रेणीकरण आदि करता रहता है और उनके डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम चलाता है। इसके तहत वो समय समय पर समीक्षा करते हैं कि किस राज्य में, किन जिलों में स्थिति सुधरी है और वहां पर अब उस तरह के ऑपरेशंस या उस तरह के डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस की आवश्यकता है अथवा नहीं, या किस हद तक कम किया जाए या ज्यादा किया जाए, उसकी समीक्षा वो समय समय पर करते हैं। बिहार के जिन 10 जिलों में अभी भी लाल खतरा कायम है वो 10 जिले हैं: औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास और पश्चिमी चंपारण। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय देश भर में नक्सली गतिविधियों को लेकर समय समय पर समीक्षा बैठक करता है, जिसमें प्रभावित जिलों की स्थिति की चर्चा की जाती है। इसी के बाद नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी की जाती है।
न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, दरअसल 6 जिलों का सूची से हटना मतलब बिहार में नक्सलवाद कमजोर हुआ है। साल 2015 में 23 जिले नक्सल प्रभावित थे, 2016 में 7 जिले घट गए हैं और प्रभावितों की संख्या 16 रह गई। वहीं इस बार इसमें 6 और जिले घट गए और अब नक्सल प्रभावित जिले सिर्फ 10 रह गए हैं। जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उनको SRE स्कीम के तहत रखा जाता है। SRE स्कीम के तहत सुरक्षा से जुड़े खर्च दिए जाते हैं। SRE स्कीम के तहत सुरक्षा के लिए केंद्रीय फंड मिलता है। जो जिले नक्सल प्रभाव से बाहर हो गए हैं, अब उन जिलों को SRE के तहत फंड नहीं मिलेगा, यानी अब 16 के बदले बिहार के 10 जिलों के लिए ही SRE फंड मिलेगा। गृह मंत्रालय ने इस बार समीक्षा के बाद नक्सल प्रभावित जिलों की एक नई श्रेणी बनाई है। इसमें नक्सल प्रभावित ऐसे जिले रखे गए हैं जहां नए इलाकों में उग्रवाद या नक्सलवाद फैल रहा है। इसमें देश के 6 राज्यों के 8 जिलों को रखा गया है और बिहार से इसमें एकमात्र जिला औरंगाबाद है। औरंगाबाद को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न कहा गया है, मतलब औरंगाबाद में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। इनमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण शामिल है। इससे पहले बिहार के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो अब घटकर 10 रह गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गृह विभाग और DGP को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। जो 10 जिले नक्सल प्रभाव में हैं वो हैं औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास और पश्चिम चंपारण। इनमें 3 जिले सबसे अधिक नक्सली प्रभाव में हैं, जो गया, जमुई और लखीसराय है। वहीं औरंगाबाद को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में रखा गया है, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पीला सोना यानी बालू का अवैध खनन का खेल जारी है। यही नहीं, बालू घाटों पर खनन माफिया वर्चस्व को लेकर खून भी बहा रहे हैं। पीले सोने का काला खेल देखिए, फिर खबर तो समझिए। कैमरे में कैद ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में अवैध खनन पर लगाम नहीं लग रहा है। प्रशासन के तमाम दावे को ध्वस्त करने वाली तस्वीरें बिहटा और मनेर की है, जहां खनन माफिया बिना किसी भय के सोन नदी के बालू घाट पर JCB के जरिए बालू खनन कर नाव में लोड कर रहे हैं। वहीं आए दिन वर्चस्व को लेकर फायरिंग भी की जाती है। जमीन पर बिखरे पड़े खोखा और हाथों में बंदूक लिए शख्स की ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि अवैध बालू खनन के मामले में ADG पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। किसी भी प्रकार की अवैध कार्रवाई के प्रति हम लोग जो है हमेशा से ही सजग रहे हैं और सख्त रहे हैं। हम इसके लिए जो है कृत संकल्प हैं कि हम किसी प्रकार की अवैध कार्रवाई को होने नहीं देंगे और जो भी सूचना मिलेगी उस पर हम इमीडिएटली कार्रवाई करेंगे। दरअसल बिहार में अवैध बालू खनन पर लगाम को लेकर नीतीश सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। इसके बाद भी नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। छपरा में बीते 1 महीने में पुलिस बालू के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा FIR दर्ज की है। 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 576 वाहन जब्त किए गए हैं। इसके बाद भी बालू माफिया धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठता है कि बालू माफिया बेखौफ क्यों है? बालू घाटों पर अवैध खनन पर चुप्पी क्यों? क्या प्रशासन सिर्फ दावा ही करता है? सरकार को चूना लगाने वालों पर कार्रवाई कब? क्या रसूख के आगे नतमस्तक है प्रशासन? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दानापुर से अमरजीत के साथ छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए। दरअसल सोन का बालू को लाल बालू कहा जाता है और बिहार के बालू की कीमत दूसरे राज्यों में अधिक मिलती है। बालू के कारोबार में करोड़ों की कमाई ही इस पूरे मामले में, इस पूरे गैंग वार का नतीजा है और माफिया के गुटों के बीच अक्सर बालू के लिए गोलियों की बौछार होती रहती है, गैंगवार होता रहता है। बालू के अवैध खनन से करोड़ों के राजस्व का चूना लगता है। दरअसल पर्यावरण को देखते हुए बिहार सरकार ने बालू खनन पर शर्तों के साथ रोक लगाई। सीमित घाटों पर ही बालू के खनन की इजाजत है।
एनजीटी के मुताबिक बरसात के महीने में बालू का खनन बंद रहता है, बावजूद इसके बालू का काला कारोबार पुलिस की नाकामी का नतीजा है। पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लगते रहते हैं और जाहिर है यही वजह है कि बालू खनन धड़ल्ले से होता है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर, जुलाई के आखिर तक ईवीएम पहुंचेगा बिहार। जुलाई के आखिर में होगा ईवीएम का फर्स्ट ट्रायल के बाद ईवीएम को क्षेत्र में भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जुलाई के आखिर तक ईवीएम बिहार पहुंचेगा और जुलाई के आखिर में ईवीएम का फर्स्ट ट्रायल होगा। देश के कई राज्यों से ईवीएम लाया जाएगा। ट्रायल के बाद फिर ईवीएम को क्षेत्र में भेजा जाएगा। जिलों को ईवीएम लाने की जिम्मेदारी मिली है। पहली बार बिहार में ईवीएम से पंचायत चुनाव होगा। ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से भी मतदान होगा। 4 पदों का मतदान ईवीएम से कराने की तैयारी है, जबकि 2 पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा। जिला परिषद, मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति का ईवीएम से मतदान होगा, जबकि पंच और सरपंच का मतदान बैलेट पेपर से मतदान कराने की तैयारी है। तो पंचायत चुनाव की तैयारी अब शुरू हो गई है। खबर तो समझिए, दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव जल्द हो सकता है और चुनाव कराने की सुगबुगाहट, तैयारी तेज हो रही है। कोरोना की वजह से चुनाव टाला गया है। अब कोरोना केस में कमी आई है, दूसरी लहर कमजोर पड़ी है, संक्रमण की रफ्तार में भी कमी आई है, लिहाजा 1-2 महीने में पंचायत चुनाव हो सकता है और उसी की तैयारी हो रही है। और इस बार चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ईवीएम से पहली बार पंचायत चुनाव होंगे। कुछ दिनों पहले तक लोगों को उस मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन कोरोना के संकट काल में वहां से जागरूकता का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जी हां, आप भी देखिए, दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज के लोगों ने कैसे आम जनों के लिए मस्जिद को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया। मुंबई के मोहम्मद अली रोड का मोहम्मद मस्जिद इन दोनों कौमी एकता का मिसाल बना हुआ है। मस्जिद में लगी जिन लाउड स्पीकर से अजान की आवाज सुनाई देती है, आज वहां से कोरोना से बचने की नसीहतें दी जा रही हैं। जी हां, बोहरा समुदाय ने इंसानियत को बचाने के लिए इस मस्जिद को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है, जहां हर धर्म संप्रदाय के लोग आकर कोरोना से बचाव के लिए टीका ले रहे हैं। ज्यादातर मस्जिदें इन दिनों बंद हैं। कोविड के कारण कोई मस्जिद नहीं जा रहा, इसलिए वैक्सीन देकर मानवता को बचाने के लिए मस्जिद का उपयोग करना ही इस वक्त सबसे अच्छा विचार है। सेव पीपल एंड सेव ह्यूमैनिटी बाय गिविंग वैक्सीनेशन। ऐसे मुश्किल वक्त में जब भारत कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी कर रहा है, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उस लिहाज से दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का यह कदम न सिर्फ आबादी की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, बल्कि ये कौमी एकता की भी ताजा मिसाल है। मैं लोगों के घर जाती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ कि टीकाकरण कैसे अच्छा है, उन्हें कैसे आगे आना चाहिए और इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी। इस मस्जिद में अब तक तकरीबन 3000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राजश्री माने भी उनमें से एक हैं। इन्हें कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेनी थी और वो एक ऐसे टीकाकरण केंद्र की तलाश में थी जो उनके घर के करीब हो। मेरे मैडम ने इधर भेजा है, इसलिए मैं इधर आई है दूसरा डोज के लेने के लिए। मैं नेटेंसी रोड पे रहती हूँ, ये नजदीक है, इसलिए मैं इधर वैक्सीन लेने के लिए आया हूँ। दुनिया का हर मजहब हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। बोहरा दाऊदी समुदाय भी वही कर रहा है। उम्मीद है बोहरा समुदाय की तरह दूसरे समुदाय के लोग भी सामने आएंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।